बांग्लादेश में दिख रही भयावह स्थिति भी बहुसंख्यक सनातनी समाज और राष्ट्रभक्त लोगों को उस खतरे का एहसास नहीं करवा पा रही है जिसके चलते पिछले 1300 से भी अधिक वर्षों से भारत शनय शनय अपने अस्तित्व को टुकड़ों में गंवाता जा रहा है। इसके मुख्य दो कारण हैं। भारत के लोगों का अपने इतिहास के प्रति उदासीन होना और भारत का मिलावटी और दूषित इतिहास। अंग्रेज द्वारा दी गई शिक्षा व्यवस्था हमें इतिहास से दूर ले आई और अंग्रेज द्वारा दी गई तथाकथित स्वतंत्रता के कारण हमारा इतिहास मिलावटी और दूषित हो गया। शिक्षा व्यवस्था हमें इतिहास की ओर जाने नहीं देती और हमारे अपने जाए बिना इतिहास के दोष ठीक नहीं किए जा सकते। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जिसमें भारत का बहुसंख्यक समाज फंस के रह गया है। तथाकथित स्वतंत्रता से पहले से ही अंग्रेजी व्यवस्था में भारतीयों के नौकरी करने का चलन था। नौकरी पाने का आधार अंग्रेजी व्यवस्था के तहत प्राप्त शिक्षा थी। भारत की वर्ण व्यवस्था को दुत्कारते, कोसते और निंदा करते हुए अंग्रेज ने प्रशासन व्यवस्था का अंग्रेजी संस्करण निकाला जिसे क्लास या वर्ग कहा गया और आज भी वही सिस्टम चल रहा है। भारत के लोग क्लास 4 और क्लास 3 की नौकरियों में भर्ती किए जाने लगे। कालांतर में अंग्रेज ने क्लास 2 की नौकरियों में भी भारतीयों की भर्ती खोल दी। क्लास 1 की नौकरियां अंग्रेज ने अपने पास रखी। केवल सेना में ही अपवाद के रूप में अपने चाटुकार राजाओं, नवाबों और राय साहबों आदि को भी कुछ उच्च पद दे दिए गए। 1000 वर्षों से भी अधिक की गुलामी, हर कुछ साल बाद आने वाली बाढ़ या फिर सूखा या अकाल ने सोने की चिड़िया के वासियों को भिखारी से एक ऊपर की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। कुछ तो अवश्य भीख भी मांगते रहे होंगे। ऐसे समाज में नौकरियों के माध्यम से नियमित आय प्राप्त करने वाले लोगों का जीवन स्तर स्वतः ही दूसरों से बेहतर होने लगा होगा। एक दूसरे की देखा देखी सारे भारतीय समाज में नौकरी पाने की होड़ सी लग गई। यह कब हमारी अंतरात्मा तक घर कर गई, बहुसंख्यक सनातनी समाज को पता भी नहीं लगा। नौकरियों के प्रति समाज का आकर्षण बढ़ा, स्वीकार्यता बढ़ी और भारतीयों में नौकरी पाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया। कांग्रेस का गठन, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और नौकरी के लिए समाज की स्वीकार्यता। अंग्रेज के लिए ये वो 3 साधन थे जिनके माध्यम से अंग्रेजों ने इस देश पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई और इस देश की संस्कृति को अंदर ही अंदर से कुरेद कुरेद कर खोखला करना शुरू कर दिया। तथाकथित स्वतंत्रता के बाद भी कुछ नहीं बदला। केवल अंग्रेजों के स्थान पर कांग्रेस के लोग जा बैठे। सब कुछ वैसे ही चलता रहा और आज तक चल रहा है। तो पहला प्रश्न जो मन में आता है वह यह है कि हमने कुछ भी बदलने का प्रयास क्यों नहीं किया। इसका उत्तर बहुत सरल है, किंतु उससे पहले कुछ तथ्यों को जान ले। स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर केवल 15% थी और भारत गरीबों में सबसे गरीब देश था। इसलिए जिस पीढ़ी ने स्वतंत्रता देखी वह तो केवल इस बात से ही खुश थी कि उन्होंने गोरों को देश से बाहर कर दिया। उनके लिए यह इतनी बड़ी जीत थी कि किसी और बात के बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं दिखी। लिखित इतिहास की किसी को परवाह नहीं थी क्योंकि लोग अशिक्षित थे। अगली पीढ़ी के आने तक साक्षरता लगभग 35% हो गई थी, किंतु तब तक एक अपूरणीय क्षति हो चुकी थी। 1000 से भी अधिक वर्षों की गुलामी, शिक्षा की कमी, जीवित रहने का संघर्ष एक तरफ था और इतिहास के नाम पर दी जाने वाली किसी भी जानकारी को एक विशेष रूप में ढालने, उसे विकृत करने का षड्यंत्र दूसरी तरफ। शिक्षित होने के बाद भी जो कुछ भी उनके सामने आया, लोगों ने उसे इतिहास मानना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी पहली प्राथमिकता नौकरी ढूंढने की थी। उस चक्र में फंसे भारतीय दिन प्रतिदिन अपने ही इतिहास से दूर होते गए। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया कि लोग इतिहास से दूर रहें, जो कि आज भी हो रहा है। आकर्षक नौकरियों के पीछे भागने वाले गरीबों के इस देश में
साइंस स्ट्रीम में पढ़ने वालों को सम्मान देना और आर्ट स्ट्रीम में पढ़ने वालों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया गया। ये सब एक षड्यंत्र के चलते हो रहा था। तत्कालीन सरकारों की समाजवादी आर्थिक नीतियों के कारण जनसंख्या के बोझ से जूझता यह देश नौकरियों की तलाश के अलावा कुछ नहीं दे सका और कुछ ही दशकों में यह एक टेम्पलेट बन गया। शिक्षा का लक्ष्य अच्छी नौकरी पाना बन के रह गया। आज से एक दशक पहले तक स्थिति यही बनी हुई थी। यदि हमारी पुरानी पीढ़ियों ने अपने इतिहास में झांका होता तो उन्हें अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस जैसे ग्रंथों से तुरंत यह पता चल जाता कि हम तो सदैव से ही एक उद्यमी समाज रहे हैं। सबके अपने अपने घरों में अपना अपना काम होता था और केवल बहुत ही थोड़े से लोग बहुत ही कम अवधि के लिए किसी भी प्रकार की कोई नौकरी किया करते थे। अन्यथा सब अपने आप में उद्यमी थे, अपने स्वयं के कारोबार में लगे हुए, अपने उत्पाद की कीमत स्वयं निर्धारित करते उद्यमी। किंतु सब उस षड्यंत्र की चपेट में आ चुका था। हम न केवल देश में अपितु विदेशों तक में नौकरियों के लिए पढ़े लिखे कुली तैयार करते जा रहे थे। हमारी व्यवस्था ऐसी बनती गई कि कोई जबरदस्ती भी इतिहास पढ़ने को तैयार नहीं था। साथ ही इतिहास की शिक्षा को इतना नीरस और व्यर्थ बना दिया गया कि यदि कोई चाहकर भी इतिहास पढ़ना चाहे तो वह कुछ ही दिनों में आत्मसमर्पण कर दे। यह तो केवल कुछ ही दोष हैं हमारी उस शिक्षा व्यवस्था के। यदि इस विषय पर व्यापक संवाद किया जाए तो आप पाएंगे कि मूलतः हमारे इतिहास से दूर होने के कारण ही भारत एक गरीब अर्थव्यवस्था, एक प्रगति विहीन राष्ट्र बनकर रह गया। इसके नागरिकों के पास किसी प्रकार के कोई जीवन स्तर, कोई नैतिक मूल्य नहीं है। कारण केवल एक, हम अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से दूर हो गए हैं। वह संस्कृति जिसके बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति ने लिखा कि बिना भारत के किसी भी प्रकार की प्रगति संभव नहीं थी, क्योंकि विश्व को शून्य का ज्ञान भारत से मिला। वह सभ्यता जिसके बारे में मार्क ट्वेन जैसे व्यक्ति ने लिखा कि भारत मानव जाति का उद्गम स्थल है, मानव वाणी की जन्मभूमि, इतिहास की मां, किंवदंतियों की दादी और परंपराओं की परदादी है। तो अब अगला प्रश्न यह उठता है कि किसने हमारा इतिहास दूषित और मिलावटी बना दिया और क्यों? ये कहानी लंबी है और हम सभी को ज्ञात है कि आजकल अटेंशन स्पैन बहुत ही सीमित है। अतः हम 10 मिनट से कम अवधि के वीडियो की एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें भारत के इतिहास और हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पिछले 150 वर्षों में हुए आक्रमणों और उसके पीछे छुपे षड्यंत्रों को आप तक पहुंचाने का प्रयास है। अगले भाग में आप देखेंगे कि किसने हमारा इतिहास दूषित और मिलावटी बना दिया।